बहिर्जनक बल। अंतर जनित बल हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। अंतर जनित बलों में आकस्मिक बल और पटल विरूपणीय बल। अब हम बात करेंगे बहिर्जनिक बलों के बारे में। तो बहिर्जनिक बल जो है वो बल होते हैं जो अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित असमान धरातल को पुनः समतल करने का कार्य करते हैं। उन धरातल के समतलीकरण के अंदर जो कारक प्रभावी होते हैं उसमें सूर्यताप, जल, वायु और समुद्री धाराएं, ये सभी जो है धरातल को पुनः समतल करने का कार्य करते हैं। बहिर्जनित बलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। नंबर 1 अपक्षय, अपर्दन, वृत्त संचलन। वृत्त संचलन या परिवहन। अपक्षय किसे कहते हैं? हाँ, अपक्षय। सामान्य भाषा में देखें तो किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय जो है भौतिक और रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रिया किसके द्वारा होती है? सूर्यताप। भौतिक क्रिया सूर्यताप, दाब, पवन, जल। और रासायनिक क्रिया होती है विभिन्न प्रकार की गैसों से और जल। तो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया से क्या होता है? विघटन, विघटन। और रासायनिक क्रिया से वियोजन। तो भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा विघटन और वियोजन की क्रिया से चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय को कौन प्रभावित करता है? तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में है नंबर 1 चट्टानों की संरचना व संगठन। संरचना और संगठन। संरचना की कठोर है या कोमल है? चट्टानें कई प्रकार की होती है, कुछ चट्टानें कठोर होती है तो कुछ कोमल होती है। कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन बहुत देर से होता है, और जो कोमल चट्टानें होती है, हल्की चट्टानें होती है, उनका अपरदन जल्दी हो जाता है। तो उसकी संरचना पर निर्भर करता है कि अपक्षय देर से होगा या जल्दी होगा। संरचना जो है, कुछ चट्टानें जो है वो क्षैतिज रूप से जमी हुई होती है ना, और कुछ चट्टानें होती है जो लंबवत होती है। तो जो चट्टानें लंबवत होगी, है ना, जो चट्टानें लंबवत रूप से स्थित होगी उनका अपरदन जल्दी होगा, और जो चट्टानें क्षैतिज रूप से स्थित होगी उनका अपक्षय देर से होगा। क्योंकि लंबवत चट्टानों के अंदर जो है वो दरारों के माध्यम से पानी आराम से पेश हो सकता है, इसलिए उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। क्षैतिज चट्टानों के अंदर की ओर जाने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है, इसलिए ऊपर की परत धीरे धीरे उठने लगती है, फिर उसके बाद नीचे वाली परत का नंबर आता है, फिर उसके बाद नीचे वाली का आता है। तो इससे का अपक्षय जो है वो देर से होता है, जबकि लंबवत चट्टानों का एक साथ हो सकता है ना, दरारों के माध्यम से जो है अपक्षय तीव्र गति से हो सकता है। तो लंबवत होगी तो अपक्षय जल्दी होगा, और क्षैतिज होगी तो अपक्षय देर से होगा। तो चट्टानों की संरचना और संगठन जो है वो भी अपक्षय को प्रभावित करता है। दूसरा है दूसरा कारक है भूमि का ढाल। क्या है? भूमि का ढाल। माना कि ये कोई संरचना है, ठीक है, इस तरफ आप देखोगे तो ढाल क्या है? तीव्र है, और इधर देखोगे तो मंद। यहाँ ढाल क्या है? मंद है, और यहाँ तीव्र। तीव्र ढाल वाली चट्टानों का अपक्षय तेज होता है, तीव्र होता है, और मंद ढाल वाली चट्टानों का अपक्षय देर से होता है। क्यों होता है? जैसे ही यहाँ कोई चट्टान टूटी, असंगठित होकर टूट गई, तो तीव्र गति से नीचे की ओर चली जाएगी।
फिर उसके बाद नीचे वाली परत का अपक्षय होगा, चट्टाने टूटेगी, वो भी नीचे की ओर चली जाएगी। मंद ढाल में क्या होता है, जैसे ही चट्टान का अपक्षय होता है, चट्टाने टूटती है तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और वहीं इकट्ठी हो जाती है, तो उसका प्रभाव जो है नीचे वाली चट्टानों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए इधर मंद ढाल पर अपक्षय देर से होता है, धीमी गति से होता है, और तीव्र ढाल पर अपक्षय तीव्र गति से होता है। तीसरा है वनस्पति। जहां वनस्पति का फैलाव ज्यादा होगा वहां अपक्षय क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। और जहां वनस्पति का अभाव होगा वहां अपक्षय ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य ताप का, वर्षा का, पवन का, सबका प्रभाव सीधे तौर पर जहां वनस्पति नहीं है वहां पड़ेगा, और जहां वनस्पति है वहां अवरोध के रूप में क्या उत्पन्न हो जाएगी, वनस्पति, तो वो अवरोध पैदा कर देगी अपक्षय होने में। तो जहां वनस्पति ज्यादा होगी वहां अपक्षय कम होगा, और जहां कम है वहां पर अपक्षय ज्यादा होगा। नंबर 4, समय। समय यानी कि जितना ज्यादा समय, जितने लंबे समय तक अपवर्तनकारी कारक जो है वो धरातल पर प्रभावी होंगे तो अपक्षय ज्यादा होगा, और कम समय तक प्रभावी रहेंगे तो अपक्षय कम होगा। नंबर 5, जलवायु में भिन्नता। जलवायु में भिन्नता, जहां जलवायु उष्ण कटिबंधीय होगी वहां पर, उष्ण कटिबंधीय होगी वहां पर भौतिक अपक्षय ज्यादा प्रभावी होगा, और जहां पर शीत कटिबंधीय होगी, शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय, वहां पर रासायनिक अपक्षय ज्यादा प्रभावी होगा। उष्ण कटिबंधीय में तापमान ज्यादा होगा और सूर्य ताप ज्यादा होगा तो कौन सा अपक्षय होगा, भौतिक। शीत में, शीत जलवायु के अंदर बर्फ जमी होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, आर्द्रता होगी, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया। तो जलवायु भी अपक्षय को प्रभावित करती है। तो ये 5 कारक जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं। अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय सूर्य ताप, दाब, है ना, जल के द्वारा होता है, और रासायनिक अपक्षय जो है विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा, जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया है, कार्बोहाइड्रेट की क्रिया है, सिलिका की क्रिया है, ये सभी रासायनिक क्रिया अपक्षय में आता है। जैविक अपक्षय में जो विभिन्न प्रकार के जीव है ना, विभिन्न प्रकार के जीव है, पेड़ पौधे हैं, मानव जाति है, वो सभी जैविक अपक्षय को प्रभावी बनाते हैं। जीव जंतु भी अपना बिल बनाने के लिए भूमि का अपक्षय करते हैं, मानव भी अपने निवास के लिए, अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालने के लिए अपक्षय करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के जो प्रमुख कारक हैं वो सूर्य ताप, जल, तुषार और दाब। तो इन सभी कारकों के द्वारा जब चट्टानों का अपने स्थान पर विघटन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय है। तो सूर्य ताप, तुषार, पवन, वायु और तुषार के कारण चट्टानों का अपने स्थान पर विघटन होना क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय में प्रमुख क्रियाएं होती है। तो पहली क्रिया है कणिका विघटन, दूसरी है अवदलन, तीसरी है खंड विभक्तीकरण, चौथी है सिलिका पृथक्करण, और पांचवी है तुषार क्रिया। पहली क्रिया जो है ये तापमान के कारण होती है। किसके कारण होती है, तापमान के कारण होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो गर्म क्षेत्र है वहां पर आपको पता टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना। वैसे हर सेल के अंदर, सेल यानी चट्टान, हर चट्टान के अंदर उसके फैलने और संकुचित होने की अपनी एक सीमा होती है। उसमें फैलाव और संकुचन जो होता है वो किसके कारण आता है, तापमान के कारण। किसके कारण आता है, तापमान के कारण। तो तापमान के कम होने या अधिक होने के कारण चट्टानें संकुचित और फैलती रहती है। तो ये फैलने और संकुचित होने की क्रिया जो है वो लगातार जारी रहती है, और एक समय ऐसा आता है इस फैलने और संकुचित होने के कारण चट्टानें छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कणिका विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो तापमान के अधिक होने और कम होने के कारण चट्टानों में संकुचन और फैलाव होता है, और ये क्रिया लगातार जारी रहने के कारण चट्टानें अपने स्थान पर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कणिका विखंडन कहते हैं। अवदलन या त्याग अपक्षय। ठीक है, इस क्रिया के अंदर तापमान और वायु दोनों का योगदान होता है। तापमान व वायु। टेम्परेचर आपको मैंने पहले बताया कि तापमान जो है चट्टानों को संकुचित और फैलाती रहती है। तो इसी क्रिया के कारण
जो चट्टान होती है उसकी ऊपरी परत है ना, चट्टान की ऊपरी परत जो है वो असंगठित होकर टूट जाती है और उस टूटी हुई चट्टान को वायु उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, टेम्परेचर के कारण चट्टानें टूटती है, उस टूटी हुई चट्टान को वायु उड़ाकर ले जाती है। प्याज के छिलकों के समान, प्याज के छिलके होते हैं उसके समान, जैसे ऊपरी परत का अपरदन हुआ वायु उड़ाकर चली गई, फिर उसके बाद दूसरी उसके नीचे वाली परत टेम्परेचर के कारण असंगठित होकर टूटती है, वायु उसे उड़ाकर ले जाती है। तो ये क्रिया जारी रहती है, जिससे के कारण प्याज के छिलकों के समान इसका अपरदन होता रहता है। इसलिए इस अवदलन की क्रिया को प्याज अपक्षय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याज अपक्षय भी कहा जाता है। प्याज अपक्षय या चादरी, चादरी अपक्षय भी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है खंड विभक्तिकरण। खंड विभक्तिकरण ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान के कारण होती है। किसके कारण होती है? तापमान के कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान के कारण। तो जहां चट्टानें क्षैतिज रूप से स्थित होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां दरारों के माध्यम से, है ना, दरारों के माध्यम से चट्टानें विखंडित होती है। टेम्परेचर के कारण चट्टानें संकुचित और फैलती रहती है, और उन दरारों पर जब चट्टानों का संकुचन और फैलाव होता रहता है तो एक दरार से एक खंड के समान चट्टानों का अपरदन होता है। इसलिए इसे खंड विभक्तिकरण कहते हैं। बड़े बड़े खंडों के रूप में चट्टानों का अपरदन होकर आगे की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसे खंड विभक्तिकरण कहते हैं। चौथा है सिलिका पृथक्करण। ये क्रिया जो है ये तापमान व वर्षा, तापमान और वर्षा के कारण होती है। तापमान और वर्षा के कारण, टेम्परेचर के कारण चट्टानें क्या होती है? गर्म हो जाती है। ठीक है ना। और जैसे ही गर्म चट्टानों पर वर्षा का जल आकर गिरता है, चट्टानें नुकीले कणों के रूप में टूट जाती है। ठीक है, नुकीले कणों के रूप में चट्टानें टूट जाती है, जिसे हम सिलिका पृथक्करण या सिलिका विखंडन की क्रिया कहते हैं। तो इसमें तापमान और जल, वर्षा जल दोनों का ही योगदान होता है। पांचवी भौतिक क्रिया है तुषार क्रिया। तुषार क्रिया शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गुफाओं के अंदर जो दरारें होती है, उन दरारों के अंदर जल भर जाता है। क्या भर जाता है? जल। तो दिन के समय तो वो जल पिघल जाता है और रात में वो वापस जम जाता है। तो जल के जमने और पिघलने की क्रिया के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तुषार क्रिया। ठीक है। तो ये 5 क्रियाएं हैं जो भौतिक अपक्षय के द्वारा होती है। अब है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय विभिन्न गैसों व जल के मिश्रण से होती है। रासायनिक क्रिया विभिन्न गैसों और जल के मिश्रण से होती है। तो विभिन्न प्रकार की गैसों और जल के कारण चट्टानों का अपने स्थान पर क्या होता है? वियोजन होना रासायनिक क्रिया कहलाता है। रासायनिक क्रिया में विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे CO2 के साथ जब जल मिल जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? कार्बोहाइड्रेट की क्रिया होती है। O2 के साथ जल का मिलना ऑक्सीकरण की क्रिया। नाइट्रोजन के साथ जल मिल जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया। और एक होती है न्यूनीकरण की क्रिया, जो ऑक्सीजन और जल के साथ मिलने से होती है। न्यूनीकरण की क्रिया में जैसे लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगता ना, तो उसमें हवा, पानी और ऑक्सीजन तीनों का मिश्रण होता है, तो वो न्यूनीकरण की क्रिया के कारण ही होता है। ठीक है। तो ये विभिन्न क्रियाएं रासायनिक अपक्षय के द्वारा होती है, और इन क्रियाओं के कारण चट्टानों का अपने स्थान पर वियोजन होना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों और मानव जाति द्वारा चट्टानों का तोड़ फोड़ करना जैविक अपक्षय कहलाता है। तो इसके जो प्रमुख कारक है, 3 कारक है: पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। ये तीनों ही जैविक अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो ये था आपके बहिर्जात बलों का पहला
कारक अपक्षय, दूसरा है अपर्दन। अपर्दन विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतिक कारक है, भू आकृतिक कारक वही है जैसे सूर्यताप है, जल है, वायु है, हिम है, वो सभी भू आकृतिक कारक है। ये भू आकृतिक कारक चट्टानों के साथ घर्षण और असंगठित चट्टानों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय की सम्मिलित क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। अनाच्छादन कहा जाता है। अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहा जाता है। वृत्त संचलन तीसरा है वृत्त संचलन। तो वृत्त संचलन में जैसे अपर्दन के अंदर वायु, जल, हिम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वृत्त संचलन के अंदर जल, वायु और हिम इनके साथ प्रवाहित होती है। इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के अनुसार, है ना, गुरुत्वाकर्षण ढाल के अनुसार पदार्थों का ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरित होना वृत्त संचलन कहलाता है। वृत्त संचलन में विभिन्न प्रकार के मलबे, कूड़ा कचरा या असंगठित चट्टाने जब पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर स्थानांतरित होती है, जिसे हम भूस्खलन भी कहते हैं, तो क्रिया कौन सी है? वृत्त संचलन की क्रिया है।